दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोन इंदौर ड्राइव के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन है उसके बारे में। ऑलरेडी मैंने 15 क्वेश्चन आपके सामने एक वीडियो में बता दिया है। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 15 तक मैंने बताया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन 16 से लेकर 30 तक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन जो 16 नंबर है वो स्टेटमेंट वाला है। हर बार स्टेटमेंट से एक सवाल आता है। यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट में ऑल रोबोट्स आर मशीन, सम मशीन्स आर टूल्स। अब कंक्लूजन में ऑल टूल्स आर रोबोट्स दिया है। अब देखिए इसमें से आपको डिफाइन करना है कि क्या कैन नॉट बी डिटरमाइन है या बोथ कंक्लूजन फॉलो करता है या डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है। जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको आपको चेक करनी है। तो देखिए मैं आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे दिया हूँ। आप एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑल रोबोट्स आर मशीन, इसका मतलब रोबोट्स मशीन के अंदर आते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि सम मशीन्स आर टूल्स, मशीन का सिर्फ एक हिस्सा टूल्स भी है, पूरा मशीन नहीं। इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब क्या करना है, आपको कंक्लूजन चेक करना है। ऑल टूल्स आर रोबोट्स यानी क्या हर टूल्स एक रोबोट है। दिए गए स्टेटमेंट में इतना पता चलता है कि कुछ मशीन्स टूल्स भी है। कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि टूल्स वाले मशीन रोबोट वाले हैं या फिर कुछ और। रोबोट और टूल्स का कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसे अधूरा मानेंगे। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन वाले ऑप्शन पे हम लोग टिक करेंगे। ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। देखिए यहाँ पे आप सवाल देख सकते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटो मीना सेज ही इज ब्रदर ऑफ माई मदर, हाउ इज ही रिलेट टू मीना। मतलब एक फ़ोटो की तरफ पॉइंट करके मीना बोल रही है वह मेरी माँ का भाई है, तो मीना की वो क्या लगेंगे। तो जाहिर सी बात है आप अपने पर रिलेट कर लीजिए, मामा लगेंगे। और मामा को इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं, कजन तो नहीं बोलते हैं, ब्रदर भी नहीं बोलते हैं, फादर भी नहीं बोलते, ये अंकल बोलते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें देखिए सिंपल सा बोल रहा है कि इफ़ ईच लेटर नेटवर्क इज शिफ्टेड 3 प्लेस फॉरवर्ड हाउ विल इट बी कोडेड। मतलब नेटवर्क जो वर्ड है इसमें हर एक लेटर को 3 शिफ्ट करो आगे। मतलब ABCD के लेटर में आपको आगे शिफ्ट करना है। अगर A है तो BCD आपको नेक्स्ट 3 शिफ्ट करोगे तो D आएगा। वैसे ही नेटवर्क के हर एक वर्ड को 3 शिफ्ट करो लेटर में, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा। यहाँ पे सारे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि N 14वें लेटर पे आता है, 3 आगे करिएगा तो Q आएगा 17वें लेटर पे। ऐसे ETWORK सारे आप मिला दीजिएगा तो आपको जो आंसर मिलेगा आपके सामने दिया गया। इस तरीके से क्वेश्चन आया था। करेक्ट आंसर भी आपके सामने मैंने दे दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है और इसका मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ रो मोहन इज मतलब किसी एक रो में मोहन 20वें स्थान पे लेफ्ट की तरफ से है और राइट की तरफ से 9वें स्थान पे है। तो बोल रहा है कि उस रो में कितने कैंडिडेट हैं। आपको क्या करनी है, 20 और 9 दोनों को जोड़ देनी है, 29 हुआ, और उसमें से 1 घटा देना है, 28। आपका जो सही आंसर होगा 28 होगा। अब यहाँ पे 28 क्यों हुआ है, क्योंकि मोहन लेफ्ट साइड से भी काउंटिंग हो रहा है और राइट साइड से भी काउंटिंग हो रहा है। मतलब मोहन को 2 बार काउंट किया जा रहा है, इसलिए आपको सारे को जोड़कर और 1 माइनस कर देना है, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या पता चल जाएगी। सारे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन सारी चीज़ आपको दी हैं। अगर आप फर्स्ट बार भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में ज़रूर आएंगे। इस तरीके से डिफिनेशन मतलब इस तरीके का सोल्यूशन मैं फर्स्ट बार दे रहा हूँ उतना डीपली में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अ बॉय सेज दिस लेडी इज माई फादर्स मदर, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द बॉय। मतलब एक लड़का बोल रहा है कि यह औरत मेरे पापा की माँ है, तो वो लेडी क्या है उस लड़के का। तो जाहिर सी बात है ग्रैंड मदर होगी। ये करेक्ट आंसर इसका यही है। यहाँ पे स्टेटमेंट में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे आंसर मैंने आपको सामने दे दिया है। अब इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आए थे बट हमको 9 क्वेश्चन ही मिले हैं, इसलिए आपको मैं 9 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। समझिएगा इसमें एक एक करके। इजी क्वेश्चन था इंदौर वाले ड्राइव में। बाकी कोस्मोस वाले में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आता है। इस बार तो काफ़ी इजी था। ये क्वेश्चन अगर आपसे बन रही है तो आप डेफिनेटली इंदौर वाले ड्राइव का क्वेश्चन बना सकते हैं पूरा,
और ये बीटेक लेवल का क्वेश्चन है, डिप्लोमा का नहीं है। अगर आप बीटेक का बना सकते हैं तो डिप्लोमा का तो इससे भी ईजी आया था, वो भी आपसे बन ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द बेस्ट वन वर्ड सुटेबल अ पर्सन हु लव्स बुक। देखिए, एक व्यक्ति जो प्यार करता है किताबों से उसको क्या बोलते हैं। 4 आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, 1, 2, 3 और 4। अब देखिए, चारों का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप खुद अपना आंसर इसमें से बता सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है ऑप्टिमाइज्ड, एक इंसान जो हमेशा सकारात्मक सोचता है, इसमें बुक से कोई लेना देना नहीं है, ये तो नहीं होगा, ऑप्टिमाइज तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन नोमैड, एक इंसान जो हर जगह सेटल नहीं होता है, घूमता है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी जो ऑप्शन है इसका मतलब होता है एक इंसान जो बुक से प्यार करता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो गया। चौथा का मतलब होता है एक इंसान जो दूसरों की मदद के लिए दान करता है, उसे बोलते हैं। तो आपका सही आंसर 3 होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे मीनिंग का अर्थ निकाल के आप इसे करेक्ट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, बोल रहा है कि द फाइनल डाटा मस्ट बी अलाइन, खाली स्थान द ट्रैकर। इसमें आपको प्रीपोजिशन सेट करना है। आप हमेशा याद रखना इस बात में, जब भी आपको अलाइन वर्ड दिखे आपको हमेशा अलाइन के साथ विथ का ही प्रयोग करना है। ये आपका फ्रेज है, ठीक है। आपको हमेशा अलाइन के साथ विथ का ही प्रयोग करना चाहिए। इंग्लिश में आपको कहीं भी ये वर्ड दिख जाए उसके बाद से विथ का ही यूज होगा और किसी प्रीपोजिशन का यूज होता ही नहीं है, इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि ये फिक्स फ्रेज है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अलाइन के साथ हमेशा विथ का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द आइटम्स मीनिंग, बोल रहा है कि टू जोक विथ समवन। ये आइटम्स है, टू जोक विथ समवन का इसमें कौन सा मतलब होगा। 4 ऑप्शन दिया है। पहला फेस द म्यूजिक, दूसरा ब्रेक द आइस, तीसरा पुल अ लेग और चौथा हिट द शेक। चारों का अपना अलग अलग मतलब है। जिस मतलब का मीनिंग रिलेटेड होगा टू जोक विथ समवन वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चारों का यहाँ पे मैंने मतलब बता दिया है, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। फेस द म्यूजिक का मतलब ये हुआ अपने किए हुए काम के परिणाम का सामना करना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करके झिझक कम करना। तीसरे का मतलब होता है पुल अ लेग का मतलब किसी के साथ मजाक करना, तो आपका सही आंसर यही होगा। और चौथे का मतलब होता है सोने के लिए बिस्तर पर जाना, तो चौथा तो ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इतना इजी वे में आपको समझा रहा हूँ हर एक चीज़। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे और एक वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगता है इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए। अगला जो क्वेश्चन आपको है, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सी आस्क्ड आर यू अवेलेबल। इसमें 2 चीज़ें समझो आप। आर यू अवेलेबल मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें आपको जवाब में यस और नो वाला है। मतलब बोले क्या आप अवेलेबल हैं, तो आप बोलेंगे जवाब में कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ या हाँ मैं अवेलेबल था, यही आपका जवाब होगा। ऐसे जब भी आपको एक्टिव पैसिव का सवाल है, आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आपको इफ़ या वेदर का उपयोग करना है यहाँ पे। और आर यू अवेलेबल है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको आपको अफर्मेटिव में बदलना है। और प्रेजेंट है तो इसको पास्ट में कर देना है। मतलब सी आस्क्ड आर यू अवेलेबल के जगह पे यहाँ पे क्या लगेगा, सी आस्क्ड वेदर आई वाज अवेलेबल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने सारे चीज़ दे दिए हैं कि कौन कौन से नियम आपको लगेंगे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1, यस और नो क्वेश्चन जब भी रहेगा आपको वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करना है इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद। दूसरा जो बोल रहा है कि आर जो प्रेजेंट में है इसको पास्ट टेंस में बदल देना है, वाज में बदल देना है या फिर वेयर में बदल देना है। अब देखिए दोनों सेंटेंस मिलाकर अब क्या बन जाएगा, सी आस्क्ड आर यू अवेलेबल का बन जाएगा सी आस्क्ड वेदर आई वाज अवेलेबल। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से भी सारे क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ विजिबल। विजिबल मतलब जो दिखने योग्य हो और हिडन का मतलब जो छिपा हुआ हो। ये तो सिंपल सा है, आपको पता भी होगा शायद इसके बारे में। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप इसे क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए एंटोनिम्स दिया है, एक एंटोनिम्स से सवाल है। क्या लिखा है, एम्बिगस, शायद एम्बिगस लिखा है।
एम्बिगस का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। एम्बिगस का मतलब होता है जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग निकाला जा सकते, जो कन्फ्यूजन हो और जो क्लियरली डिफाइन ना हो। आपको एंटोनिम्स बनाना है, मतलब इसके जस्ट उल्टा वाले। अब देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों का अपना अलग अलग मतलब है। पहला कन्फ्यूजन, जो कि उलझन पैदा करने वाला होता है। दूसरे का मतलब होता है अनक्लियर, तीसरे का मतलब होता है डाउटफुल और चौथे का मतलब होता है क्लियर, मतलब साफ साफ, एक ही सीधा मीनिंग वाला। तो जाहिर सी बात है आपका चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द एरर। इसमें आपको एरर पता करना है कि कौन सा वर्ड में आपको एरर है। सेंटेंस दिया है ही इज सीनियर देन हिज कॉलीग। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सीनियर, इसमें जो आपका एरर है वो आपका सीनियर देन होगा, क्योंकि यहाँ पे सीनियर जब भी रहेगा सीनियर देन नहीं सीनियर टू होगा। जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, ये सब होता है। यहाँ पे टू लगेगा, देन नहीं लगेगा, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड। मतलब आपको विलोम शब्द पता करना है एक्सपेंड का। एक्सपेंड का मतलब होता है जो विस्तृत रूप, मतलब जिसका विस्तार हो रहा हो, जो फैल रहा हो, बढ़ रहा हो। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, कम होना। तो ये आपका सही आंसर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब चारों का मतलब भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। एक्सटेंड का क्या मतलब होता है, आगे करना और लंबा होना। ग्रो का मतलब बढ़ना। इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना होता है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, छोटा होना। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक से, इसमें भी आपको एक प्रीपोजिशन चूज करना है। दिया है द ऑफर इज सब्जेक्टेड डैश फाइनल अप्रूव्ड। जब भी आपको सब्जेक्टेड वर्ड कहीं भी दिखे इंग्लिश में, सब्जेक्ट जब भी कहीं भी वर्ड दिखे, आपको हमेशा इसके बाद से टू प्रीपोजिशन का ही उपयोग करना है। ये भी फिक्स फ्रेज है, यहाँ पे दिया गया है फिक्स फ्रेज सब्जेक्ट टू। ये हमेशा आपको ऐसे ही सेंटेंस का यूज करना है। जब भी सब्जेक्ट वर्ड आए इसके बाद हमेशा आपको टू प्रीपोजिशन का ही यूज करना है। यहाँ पे सारे मैंने आंसर की दे दिया है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एमसीक्यू का सारे आंसर है, रीजनिंग के सारे आंसर है और इंग्लिश के सारे आंसर है। और ऐसे ही अपडेट इंस्टेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि माइक्रोन से रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा देता हूँ।